हेलो एवरीवन। नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रसूति विज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था प्रकरण टॉपिक जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम गर्भ की उत्पत्ति एंड गर्भ का जो परिभाषा है विभिन्न आचार्यों द्वारा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम गर्भ संभव जो सामग्री है विभिन्न आचार्यों के द्वारा जो बताई गई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम गर्भिणी के लक्षण जानेंगे। गर्भिणी के दो टाइप से लक्षण दिए हुए हैं, एक है सदोग रहित। तो हम सदोग रहित गर्भिणी के लक्षण भी इसी लेक्चर के अंतर्गत जानेंगे। तो ये रहेगा आज का अपना टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हम गर्भ से। सबसे पहले गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है। गर्भ की उत्पत्ति पंच महाभूत और चेतना से मिलके बताई हुई है। गर्भ को हम फेटस भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम गर्भ को बोलते हैं फेटस। तो इसमें बताया कि गर्भाशय में पुरुष के शुक्राणु तथा स्त्री के डिंबाणु, यानी पुरुष के शुक्राणु एंड स्त्री के डिंबाणु के संयोग से उत्पन्न स्थिति को गर्भ कहते हैं। इसी के साथ आचार्य चरक ने जो परिभाषा दी है वो बताई है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती। ये आचार्य चरक ने बताया है। तो इसका मतलब है कि शुक्र शोणित व जीव के कुक्षी में संयोग को गर्भ का है, यानी कुक्षी बोलते हैं गर्भाशय को। तो शुक्र शोणित व जीव के कुक्षी में संयोग को गर्भ कहा जाता है। शुक्र और शोणित है, इनमें पंच महाभूत रहते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जो पंच महाभूत हैं ये शुक्र व शोणित के अंतर्गत पाए जाते हैं, वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी एंड। तो ये पांचों महाभूत हैं जो अपना अपना कार्य करते हैं। बिना जीव या चेतना के उत्पत्ति संभव नहीं है, यानी इसमें जो षष्ठ धातु है वो चेतना रहती है। इसलिए शुक्र व आर्तव जो पंच महाभूतात्मक होते हैं उसमें चेतना धातु का होना आवश्यक है। इसी के साथ में जो बताया है कि गर्भ आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन पांच महाभूतों का विकार है तथा चेतना धातु का इसे आश्रयभूत गर्भ कहा है, यानी चेतना धातु रहती है ये आश्रय है एंड जो पंच महाभूत हैं इनका विकार बताया है। गर्भ की छठी धातु को चेतना कहा जाता है, यानी इसको षष्ठ धातु बताया है। आचार्य सुश्रुत ने गर्भ को प्रकृति व विकारों का समायोजन माना है। अर्थात आचार्य शुक्र ने जो श्लोक दिया है वो बताया कि शुक्र शोणितम गर्भास्तम आत्म प्रकृति विकार समुचितम गर्भ इति उच्यते। इसका मतलब है कि गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति एवं विकारों से युक्त शुक्र एवं शोणित, यानी आत्मा रहती है एंड प्रकृति एवं विकारों से युक्त जो शुक्र एंड शोणित रहते हैं उन्हीं के समायोजन को गर्भ का। तो आप नॉर्मली आप लिख सकते हैं कि शुक्र शोणित के साथ में जब आत्मा या चेतना का मिलना होता है उसी का संयोजन ही गर्भ कहलाता है। शुक्र को हम स्पर्म बोलते हैं, शोणित यानी ओवम, इसके साथ ही षष्ठ धातु, चेतना धातु, ये सब मिलके गर्भ का निर्माण करते हैं। गर्भ की परिभाषा हमने आचार्य चरक एंड सुश्रुत के अनुसार जानी। सुश्रुत ने जो गर्भाशय में स्थित जो आत्मा रहती है, आत्मा का तात्पर्य मन से बताया है, यानी आचार्य सुश्रुत ने जो आत्मा रहती है इसका संबंध बताया है मन से। तो जो चेतना की जगह पे इसमें मन को बताया है।
तो इसी प्रकार से ये गर्भ की उत्पत्ति जो पंच महाभूत और चेतना से मिलके बनती है। अब हम जानेंगे गर्भ संभव सामग्री या इसको बोलते हैं फैक्टर्स एसेंशियल फॉर कॉन्सेप्शंस, यानी गर्भ के लिए जो उपयोगी सामग्री है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स एसेंशियल्स फॉर कॉन्सेप्शन। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज को गर्भ उत्पादक सामग्री के अंतर्गत माना है। यानी कि ऋतु है, क्षेत्र है, अंबु है, बीज, इन चारों को ही गर्भ उत्पादक सामग्री माना है। यानी जिस प्रकार से अनुकूल ऋतु, अनुकूल समय यानी अनुकूल ऋतु बोला है, क्षेत्र यानी नॉर्मल वर्ड में हम अनुकूल ऋतु, क्षेत्र यानी खेत, अंबु यानी जल एंड बीज, इन चारों के सानिध्य से अंकुर की अनुपत्ति होती है। जैसे हम कोई भी बीज बोते हैं ज़मीन में तो उसमें अनुकूल ऋतु होनी चाहिए, अनुकूल क्षेत्र यानी खेत होना चाहिए, जल की मात्रा यानी अंबु की मात्रा होनी चाहिए, साथ ही बीज है वो होना चाहिए। इन चारों के सानिध्य से अंकुर की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से जो गर्भ की उत्पत्ति है उसमें भी बताया है कि बीज यानी जो शुद्ध शुक्र व आर्तव होता है उसी के साथ में ही प्रशस्त गर्भाशय यानी क्षेत्र होना चाहिए, साथ ही ऋतुकाल यानी अनुकूल समय ऋतुकाल जो बताया है हमने, जो प्रशस्त ऋतुकाल बताया है उसका होना आवश्यक है। साथ ही अंबु यानी रस आदि धातुओं का स्राव यानी नोरिशमेंट होना चाहिए उसका। तो ये सब के संयोग से ही निश्चित गर्भ की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा आचार्य वाग्भट है, उन्होंने इसके लिए बताया है कि इन चारों के साथ में शुद्ध हृदय यानी मानसिक स्वास्थ्य का होना भी गर्भ की उत्पत्ति के लिए अनिवार्य है। तो इसमें बताया हुआ है यदि गर्भाशय यानी यूट्रस, मार्ग यानी वेजिना एंड फेलोपियन ट्यूब, रक्त, आर्तव, शुक्र तथा वायु, अपान वायु व हृदय शुद्ध हो तो वीर्यमान पुत्र उत्पन्न होता है। अतः गर्भ उत्पत्ति में शारीरिक भावों के साथ साथ ही हृदय यानी मानसिक भावों का भी शुद्ध रहना आवश्यक है। तो ये आप गर्भ संभव सामग्री पहले आचार्य सुश्रुत ने बताया है, इनमें ये ऋतु, अंबु, क्षेत्र एंड बीज बताया है। इसके साथ ही आचार्य वाग्भट ने शुद्ध हृदय यानी मानसिक स्वास्थ्य होना का भी आवश्यक है। अब जो आधुनिक विद्वान हैं उनके अनुसार गर्भ की उत्पत्ति के लिए शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ, साथ में ही डिम्बाणु यानी ओवम, यूट्रस एंड गर्भाशय ग्रव्य यानी सर्विक्स तथा उनके स्रावों यानी हॉर्मोन्स तथा गर्भाधान होने के पश्चात भ्रूण की गर्भाशय में आश्रित होने की स्थिति यानी भ्रूण की स्थिति, इन सब पर गर्भ की जो उत्पत्ति है वो निर्भर करती है। ये मॉडर्न साइंस के अनुसार बताया है। तो ये हमने गर्भ संभव सामग्री है उसके बारे में जाना। गर्भ संभव सामग्री को कृषि विज्ञान से तुलना की है। तो ये सब हमने इसके अंदर अध्ययन किया। अब हम जानेंगे गर्भिणी के लक्षण। तो गर्भिणी के लक्षण है ये दो प्रकार से बताए हैं। इसमें गर्भावस्था के कालक्रम के आधार पे जो गर्भिणी के लक्षण हैं वो बताए गए हैं। यानी कि जब निषेचन होने के बाद में जो लक्षण व्यक्त होते हैं, यानी जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद में जो फर्स्ट लक्षण व्यक्त होते हैं
उनका ज्ञान केवल गर्भिणी को ही होता है, यानी कि इनिशियल पीरियड जिसको सदोग्रहित ग्रहित गर्भ बोला है, यानी फर्स्ट वीक से 12 वीक यानी 3 मंथ्स तक जो गर्भिणी के जो लक्षण हैं वो सदोग्रहित गर्भ के अंतर्गत आते हैं। इनको व्यक्तिनिष्ठ लक्षण बताया है, यानी व्यक्तिनिष्ठ लक्षण मीन्स इनका ज्ञान केवल गर्भिणी को रहता है। तो सदोग्रहित में आप लिख सकते हैं कि निषेचन होने के बाद जो लक्षण व्यक्त होते हैं उसका ज्ञान केवल गर्भिणी को रहता है, यानी कि इस टाइम में ओनली गर्भिणी को इनका ज्ञान रहता है, उसी को ही सदोग्रहित गर्भ बोला है। इसकी टाइमलाइन फर्स्ट वीक से 12 वीक तक यानी 3 मंथ्स तक रहता है। इसी प्रकार से जो सेकेंड टाइप के जो लक्षण हैं उनको बोला है व्यक्त गर्भा। तो व्यक्त गर्भा है ये वीक 13 से 14 तक यानी 40 वीक तक जो 4th मंथ से 9th मंथ तक जो गर्भिणी में लक्षण दिखाई देते हैं वो लक्षण स्पष्ट रूप से शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। इनका ज्ञान गर्भिणी को भी रहता है, साथ में ही गर्भिणी के साथ चिकित्सक को भी इनके लक्षणों का ज्ञान रहता है। तो ये 2 प्रकार से गर्भिणी के लक्षण बताए हैं के लक्षण। तो इनके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट वन सदोग्रहित गर्भ, सेकंड वन व्यक्त गर्भ। सदोग्रहित जो गर्भ रहता है इसको हम व्यक्तिनिष्ठ गर्भ भी बोलते हैं, यानी ये व्यक्तिनिष्ठ लक्षण होते हैं। एंड जो नेक्स्ट वाले हैं वो हैं व्यक्त गर्भा। अब हम इनको जब मॉडर्न साइंस के अंतर्गत जो गर्भिणी के लक्षण हैं उनको 3 पार्ट्स में बांटा है मॉडर्न में, यानी इनको ट्राइमेस्टर के आधार पे 3 मास के आधार पे बांटा है। फर्स्ट 3 मंथ्स, उसके बाद सेकंड 3 मंथ्स एंड लास्ट 3 मंथ्स, जिनको प्रथम त्रिमास, द्वितीय त्रिमास, तृतीय त्रिमास बोलते हैं। प्रथम त्रिमास रहता है ये फर्स्ट वीक से 12 वीक, यानी सेम सदोग्रहित गर्भ है वो ही लक्षण प्रथम त्रिमास में उत्पन्न होते हैं। द्वितीय त्रिमास एंड तृतीय त्रिमास जो वीक 13 से 28 एंड 29 से 40 वीक तक रहते हैं वो सब व्यक्त गर्भा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो आयुर्वेद में लक्षणों के आधार पर गर्भावस्था को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। आधुनिक विज्ञान के आधार पर त्रिमास के साथ ये पूर्णतः मेल खाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे सदोग्रहित गर्भा के लक्षण। हमें आपको सदोग्रहित समझ में आ गया है आई थिंक। अभी हम सदोग्रहित गर्भ है उसके लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सदोग्रहित गर्भ के लक्षण। तो आयुर्वेदीय लक्षण के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इनको सदोग्रहित लक्षण भी बोला है। तो आचार्य चरक ने जो सदोग्रहित के जो लक्षण बताए हैं वो 8 बताए हैं। इनमें निष्ठि विका यानी मुख से बार बार पानी आना एक है, निष्ठि विका। सेकंड है गौरव यानी शरीर में भारीपन। थर्ड है अंगसाद। फोर्थ वन है तंद्रा। अंगसाद यानी अंगों में शीतलता रहना। प्रहर्ष यानी रोमांच का होना। हृदय प्रदेश में वेदना, हार्ट में वेदना। सेवंथ है तृप्ति। एंड 8th जो बताया है वो है योनि द्वारा बीज ग्रहण यानी डिंबाणु व शुक्राणु का मिलन, इसको बीज ग्रहण बोल सकते हैं। तो ये आचार्य चरक ने सदोग्रहित
जो गर्भ रहता है यानी फर्स्ट 3 मास रहता है, उसके लक्षण बताए हैं, जिनमें मुख से बार बार पानी का आना, शरीर में भारीपन होना, अंगों में शिथिलता होना, तंद्रा, रोमांच का होना, हृदय प्रदेश में वेदना या गड़बड़ाहट होना, समागम में से पूर्ण संतुष्टि होना एंड योनि द्वारा बीज ग्रहण यानी डिंबाणु व शुक्राणु का मिलना। इसी प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने जो लक्षण बताए हैं वो 6 लक्षण बताए हैं। फर्स्ट वन है शर्म यानी थकावट, सेकंड है गलानी, थर्ड वन है पिपासा यानी अधिक प्यास लगना, फोर्थ है जांघों में शिथिलता यानी शक्ति सदन, जो फिफ्थ है ये बताया है शुक्र शोणित का अवबंध यानी आर्तव का रुकना, एंड सिक्स्थ वन बताया है योनि में स्फुरन यानी योनिगत परिवर्तन। तो ये 6 आचार्य सुश्रुत के अनुसार सदोग रहित गर्भ के लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त जो आचार्य वाग्भट हैं, आचार्य वाग्भट ने जो लक्षण बताया है वो इसके अतिरिक्त हल्लास या जी मचलाने को बताया है। तो आचार्य वाग्भट के अनुसार 7 लक्षण हैं, 6+1। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम अभी जानेंगे प्रथम जो त्रिमास रहता है उसके लक्षण भी हम इसके अंतर्गत जानेंगे। जो आधुनिक साइंस के अनुसार जो नैदानिक लक्षण दिए हुए हैं इनका नाम है, फर्स्ट जो दिया हुआ है ये फैटिग एंड लेथार्जी। इसके साथ ही फर्स्ट जो अकॉर्डिंग टू बुक दिया हुआ है ये है मिसिंग ऑफ मेंस यानी इसको बोला है अनार्तव। अनार्तव का मतलब होता है कि स्त्रियों में 3 मास तक आर्तव न आने का तात्पर्य है कि वह गर्भिणी है, यानी आर्तव नहीं आता है तो हम इसको गर्भ का लक्षण मान सकते हैं गर्भिणी का। इसके साथ ही आरोपण रक्तस्राव, कुछ स्त्रियों में अनार्तव काल रहता है वो 28 से 35 डेज रहता है, उनके समय कुछ मात्रा में योनिगत जो रक्तस्राव होता है, तो इस स्थिति में सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। उस समय से अंतिम आर्तव काल की गणना करनी चाहिए। तो आर्तव काल की गणना है वो रक्तस्राव होता है उसके बाद में करनी चाहिए। तो फर्स्ट लक्षण है ये अनार्तव दिया है। नेक्स्ट लक्षण दिया है ये है मिचली आना यानी मॉर्निंग सिकनेस और नोशिया, यानी ये है जिसको बोलते हैं मिचली आना। तो ये गर्भिणी का सेकंड लक्षण है, यानी कि सामान्यतः प्रथम गर्भिणी स्त्रियों में प्रातःकाल मिचली आती है जिससे कभी कभी वोमिटिंग हो जाती है। इसका कारण रहता है, कारण कभी कभी क्षुधानाश भी होता है यानी लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख की कमी से भी होता है। यह स्थिति गर्भावस्था के द्वितीय मास में होती है, यानी कि ये जो स्थिति है ये गर्भावस्था के सेकंड मास में होती है। कभी कभी मिचली है वो दोपहर बाद भी होती है। ये लगभग 100 दिन तक चलती है, यानी कि ये 3 महीने तक या इसको बोलते हैं 100 डेज तक जो मिचली है वो रहती है। प्रसव पूर्व परिचर्या के अंतर्गत इस स्थिति में सांस्थानिक परीक्षा करनी चाहिए तथा ब्लड प्रेशर तथा हृदय परीक्षा करके हम इसका पता लगा सकते हैं। अभी जो तीसरा आधुनिक लक्षण है वो बताया है स्तनगत परिवर्तन, यानी स्तनगत जो परिवर्तन आते हैं ये भी गर्भिणी के लक्षण हैं। प्राथमिक जो स्तन मंडल है वो अधिक कर्षण हो जाते हैं, वो हमने पहले भी पढ़ा था स्तन ग्रंथि के अंतर्गत, यानी कि गुलाबी से कर्षण हो जाते हैं।
स्तन पर जो मानिगोमेरी ट्यूबरकिल है उनका वो हो जाती हैं। तृतीय मास में जो चुचुक रहता है उसको दबाने पे जलीय पिताब द्रव्य का निकलना होता है, यानी जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो निपल में कोलोस्ट्रम निकल सकता है। तो ये है थर्ड लक्षण जिसको स्तनगत परिवर्तन बताया है। फोर्थ जो लक्षण है वो है उदरगत परीक्षा, यानी कि जब 12वें सप्ताह में उदरगत परीक्षा करने पे जघन संधानक के ऊर्ध्वधारा जिसको बोलते हैं सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सिम्प्सिस प्यूबिस के ऊपर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में गर्भाशय बुदन या यूट्रिन फंडस मुलायम प्रतीत होता है। ये आगे भी हम जानेंगे, यानी कि गर्भाशय बुदन का मुलायम प्रतीत होना ये एक लक्षण है। ये उदरगत परीक्षा के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही योनिगत परीक्षा, यानी योनिगत परीक्षा है, उसके द्वारा भी हम लक्षण है उनको पता लगा सकते हैं। इसमें बताया हुआ है कि एक होता है योनि विस्पारक यंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कुस्को वेजिनल स्पेकुलम, द्वारा परीक्षा करने पे गर्भाशय ग्रीवा है ये नीलाभ दिखाई देती है, यानी सेर्विक्स है गर्भाशय ग्रीवा ये नीलाभ दिखाई देती है। जो दूसरी परीक्षा रहती है योनिगत, उसको बताया है द्विअंगुली परीक्षा, यानी बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। गर्भाशय ग्रीवा मुलायम प्रतीत होती है, गर्भाशय बढ़ा हुआ यानी इनलार्ज मृदु तथा लचीला रहता है। तो ये इसको द्विअंगुली मैनुअल परीक्षा बोला है। ये दो टाइप की परीक्षा के द्वारा भी हम गर्भिणी की परीक्षा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये द्विअंगुली परीक्षा के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, जो हम हेगर चिन्ह के अंतर्गत भी जानेंगे। अब दिया हुआ है जो सदोग रहित गर्भिणी होती है या प्रथम त्रिमास में गर्भाशय के आकार के बारे में, यानी यूट्रिन की जो ग्रोथ रहती है वो 12 वीक तक किस प्रकार से रहती है, ये हम अभी इसके अंतर्गत जानेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि गर्भावस्था के 6 सप्ताह में गर्भाशय बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इसके साथ ही 7th वीक में गर्भाशय है वो मुर्गी के अंडे के समान दिखता है, एंड 8वें सप्ताह में ये छोटी नाशपाती के समान, 10वें सप्ताह में बड़ी नाशपाती के समान, एंड 12वें वीक में यानी 3 महीने के बाद में जो गर्भाशय का आकार है वह मौसमी के आकार जघन संधानक जिसको सिम्फेसिस प्यूबिस बोलते हैं वहाँ तक बढ़ा हुआ दिखता है। तो जघन संधानक है ये हम उदरगत परीक्षा के द्वारा भी हम इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि 12वें सप्ताह के बाद ही गर्भाशय है वो उदर गुहा में प्रवेश करता है। तो ये दिया हुआ है गर्भाशय का आकार वीक के आधार पे, इसको आप लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे जो गर्भाशय के नैदानिक परीक्षण है, यानी किस प्रकार से हम परीक्षण कर सकते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले दिया हुआ है हेगर साइन, यानी इसको हेगर चिन्ह भी बोलते हैं। यह 8 से 10 सप्ताह के मध्य होता है, ये लिख सकते हो आप। जब गर्भ से जो 8 से 10 सप्ताह के मध्य ये टेस्ट किया जाता है, यानी कि 8, 9 व 10वें वीक में ये किया जाता है। इसमें योनिगत परीक्षा के अंतर्गत
द्वि अंगुली परीक्षा, यानी द्वि अंगुली से गर्भाशय को स्पर्श करते हैं पहले, तब गर्भाशय का जो संकीर्ण पथ रहता है, जिसको आइस्थैमस बोलते हैं, ये मुलायम तथा रिक्त प्रतीत होता है, यानी कि इसको स्पर्श करने से ये मुलायम तथा रिक्त प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों हाथों की अंगुलियां आपस में स्पर्श कर रही हैं। इसी समय योनि में अंगुली डालकर तथा दूसरे हाथ की अंगुली को उदर पर रखकर भी हम स्पर्श कर सकते हैं। कुछ समय पहले ये परीक्षा की जाती थी, लेकिन आजकल ये परीक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि इस परीक्षा से भ्रूण के गिरने का भय रहता है। तो ये आप लिख सकते हो, हैगर चिन्ह बोला इसको।